स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी से एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1857 के विद्रोह की। लेकिन 1857 के विद्रोह को जानने से पहले थोड़ा हमें इससे एक साल पहले यानी कि 1856 में चलना पड़ेगा। जी हाँ, वर्ष 1856 में को हम लोग समझेंगे तो हमें थोड़ा अच्छी तरीके से ये 1857 के विद्रोह को समझ में आएगा। दोस्तों, बात दरअसल ये है 1856 में जब अवध का विलय लॉर्ड डलहौजी ने यह कहकर कर लिया था कि वहाँ के जो नवाब हैं वाजिद अली शाह, उनसे वहाँ की जनता खुश नहीं है। मतलब कि वहाँ की जनता चाहती है कि वाजिद अली शाह जो हैं उनके नवाब अवध के, वो हट जाएं। बात ऐसा नहीं था। दरअसल बात ये था कि अंग्रेज चाहते थे अवध पे अपना पूरा एक में, यहां ध्यान देंगे, 1801 में अवध पे सहायक संधि लाद दी थी। अब ये सहायक संधि क्या होता है? सहायक संधि का मतलब ये होता है कि अंग्रेज किसी भी राज्य के साथ जब ये संधि करते थे तो वह राज्य कुछ अंग्रेजों के शर्तों को मानता था। जैसे वह राज्य जिस पे सहायक संधि लादी गई है वो बिना अंग्रेजों से पूछे ना तो किसी दूसरे राज्य से संधि कर सकती थी और ना ही युद्ध लड़ सकती थी। इसके अलावा अंग्रेजों की सेना उस राज्य के क्षेत्र में स्थापित कर दी जाती थी और स्थापित की गई सेना को वहां के राजा या नवाब को खर्चे देने पड़ते थे। ये थी सहायक संधि जो अवध में 1801 में ही लागू कर दी गई थी। दोस्तों, अवध इतना संपन्न राज्य था कि जिसको देखकर लॉर्ड डलहौजी ने 1851 में कहा था कि अवध भारत का एक ऐसा राज्य है जो चेरी के समान होता है। चेरी एक फल का नाम है और इस चेरी को हम खा करके समझेंगे। अवध को पूरी तरह से अपने शासन के अंदर लेकर ही आएंगे। इसलिए उन लोगों ने 1856 में अवध को वहाँ के नवाब के कुशासन करने के आरोप लगाकर अवध को हथिया लिया। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं आपको बताऊं कि अवध की जो जनता थी वो कभी ये नहीं चाहती थी कि उनके नवाब वाजिद अली शाह अवध छोड़ के जाएं, क्योंकि उनकी जनता उनसे बहुत खुश थी। अंग्रेजों ने तो बस झूठा सा एक बहाना बनाया था अवध को हथियाने के लिए। जब वाजिद अली शाह से उनकी शासन छीन ली गई अंग्रेजों के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, तो वे वहाँ से चल पड़े। वहाँ की जनता का अब वाजिद अली शाह के प्रति प्यार तो देखिए, वो उनके पीछे पीछे तक कानपुर तक आई थी। बहुत ऐसे परिवार थे जिनके घर में कई दिनों तक चूल्हा तक नहीं जला था। इतने अच्छे थे वहाँ के नवाब वाजिद अली शाह। उनको इन लोगों ने कुशासन का आरोप लगाकर वहाँ से सत्तासीन कर दिया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि जब अंग्रेजों ने अवध में कमान संभाली। जब अंग्रेजों ने अवध में कमान संभाली तो वहाँ की जनता अब त्राही त्राही करने लगी थी, क्योंकि अंग्रेजों ने कर का यानी टैक्स का बोझ वहाँ की जनता पे इतना ज़्यादा लाद दिया था कि वो जनता उसे वहन नहीं कर पा रही थी। छोटे किसान, बड़े किसान, छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, यहाँ तक कि जो ठेला चलाते थे ना, उस पे भी अंग्रेजों ने टैक्स का बोझ डाल दिया था, जिससे वहाँ की जो जनता थी, अवध की जो जनता थी, त्राही त्राही कर रही थी। दोस्तों, एक बात बताऊं मैं आपको कि अंग्रेजी सेना में सबसे ज़्यादा अवध के जनता ही भर्ती हुए थे। मतलब कि ये कहा जाए कि अगर पूरे भारत में अंग्रेजी सेना में सबसे ज़्यादा कहीं के लोग थे तो वो अवध के ही थे। अब उन सेना में जितने भी अवध के लोग थे अंग्रेजी सेना में, उन लोगों को ये बात पता चली कि अवध के नवाब को कुशासन का आरोप लगाकर वहाँ पे उनके घर वालों के ऊपर बहुत सारे बोझ और टैक्स लगा दिया गया, तो इनके मन में भी थोड़ी सी कहीं ना कहीं गुस्से की चिंगारी फूटी। ये सोचने लगे कि अरे देखो, ये सोचने लगे कि देखो, जिन अंग्रेजों के लिए हम लोगों ने न जाने कितने सारे युद्ध लड़ी, कितनी इनकी सेवाएं की, उसके बावजूद भी इन लोगों ने हमारे घर वालों के साथ, यानी कि हमारे राज्य अवध वालों के साथ बहुत बुरा किया। तो ये चिंगारी जो थी ना, वहीं पे कहीं ना कहीं फूट रही थी। दोस्तों, एक और बात थी अंग्रेजी सेना में कि
अंग्रेजी में जो अंग्रेजी सेना में जो भी अंग्रेज होते थे वो उच्च पदों पर उनका सिलेक्शन होता था या फिर उच्च पदों पे वो तरक्की करके जाते थे, लेकिन जो भी भारतीय सेना थी, अंग्रेजी सेना में भारतीय लोग थे, उनको कभी ऊंचे पदों पे स्थापित नहीं किया गया। ये भी एक झगड़ा का कहीं ना कहीं, टेंशन का कहीं ना कहीं कारण बना था। दोस्तों अब ये तो थी एक पृष्ठभूमि जिससे ये तैयार हो गया कि कब और कैसे और कहाँ से 1857 की विद्रोह की चिंगारी फूटी थी। दोस्तों मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ लिख दूँ कि जैसे यहाँ पे 1801 में अवध पर अवध सहायक संधि हुई थी, सहायक संधि, अवध सहायक संधि। उसके बाद 1801 में डलहौजी ने चेरी फल बोला था, चेरी फल अवध को बोला था। किसको बोला था? अवध को बोला था। 1856 में अवध का विलय कर लिया गया था कुशासन का आरोप लगाकर वाजिद अली शाह के ऊपर। ठीक है, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लें या फिर याद कर लें। दोस्तों अभी आपने जाना कि किस तरह से अवध का विलय अंग्रेजों ने झूठ बोलकर झूठा कुशासन का आरोप किया। अब देखते हैं, आते हैं 1857 के विद्रोह के ऊपर। दोस्तों मैं एक घटना के बारे में चर्चा करना चाहूँगा यहाँ पे 1857 की, कि एक सैनिक था अंग्रेजी सेना में जिसका नाम था मंगल पांडे। ये मंगल पांडे बंगाल के बैरकपुर छावनी के 34वीं इन्फेंट्री में पैदल सेना में कार्यरत है। याद रखेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट भी है कि मंगल पांडे बैरकपुर के 34वीं इन्फेंट्री में पैदल सेना के एक सैनिक थे। वे अपने छावनी में बैठकर आराम कर रहे थे। बगल में एक खलासी पद पर स्थापित एक निचली जाति का भी सेना बैठा था। उस सेना ने मंगल पांडे से पास पड़ी हुई जो उनका लोटा था उनसे मांगा कि भाई थोड़ा सा अपना लोटा दो, मैं इस लोटे को पानी पीने के लिए इस्तेमाल करूंगा। मंगल पांडे गुस्सा हो गए, बोले अरे तू छोटी जाति का है, निचली जाति का है, मगर मैं तुझे अपना लोटा दूंगा तो मेरी जाति नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। इस पे खलासी जो निचली जाति का था वो हंसा और बोला कि अरे भाई, मैं तो तुम्हारे लोटे से सिर्फ पानी पीऊँगा तो तुम्हारी जाति धर्म भ्रष्ट होगी, लेकिन तुम जो काम कर रहे हो उससे तुम्हारी पूरी धर्म भ्रष्ट हो जाएगी। मंगल पांडे थोड़े से कंफ्यूज हो गए और बोले क्या बात है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, बताओ क्या बात है। उस खलासी ने बताया कि इंग्लैंड से एक नई किस्म की कारतूस मंगाई गई है। उस कारतूस को सूअर और गाय के चर्बी लगाकर सील किया गया है और उस कारतूस को खोलने के लिए दांत का इस्तेमाल किया जाता है। जो आप लोग करेंगे, अगर कोई हिंदू उस कारतूस को अपने दांत से खोलेगा तो उसके मुंह में गाय की चर्बी टच होगी, कोई मुसलमान खोलेगा तो उसके मुंह से सूअर की चर्बी टच होगी। अब दोनों का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तुमसे अच्छा तो मैं ही हूँ। मंगल पांडे को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और कहीं ना कहीं विश्वास भी नहीं हुआ। वो चले गए अपने अधिकारी ह्यूसन के पास परेड में। उस समय ह्यूसन क्या था ना कि मैदान में परेड करवा रहा था, वहाँ चले गए और वहाँ पर ह्यूसन खड़ा था। ह्यूसन से पूछा उन्होंने कि सर क्या कारतूस पे चर्बी लगी है गाय और सूअर की? ह्यूसन ने मंगल पांडे की तरफ देखा और कुछ नहीं बोला। मंगल पांडे ने पुनः इस सवाल को दोहराया, फिर ह्यूसन ने कुछ नहीं बोला। मंगल पांडे समझ गए कि ये बात सत्य है, क्योंकि जिस तरह से ह्यूसन का एक्सप्रेशन था मंगल पांडे देखते ही समझ गए थे। मंगल पांडे ने गुस्से में आकर अपनी बंदूक उठाई और ह्यूसन को वहीं पे गोली मार दी। ह्यूसन घायल होकर नीचे गिर गया। याद रखेंगे, मंगल पांडे ने गोली मारी थी ह्यूसन को। मैं यहाँ पे लिख दूँ ह्यूसन को। किसको गोली मारी थी? ह्यूसन में। कब मारी थी? ये घटना है 29 मार्च 1857। ये घटना जो मैं बता रहा हूँ ना मंगल पांडे की, ये घटना 29 मार्च 1857 की है। इस
उस दिन इन्होंने गोली मार दी ह्यूसन को और मार के वहाँ से भाग गए। ये घटना वहाँ पास खड़े जो भी अंग्रेजी सेना में भारतीय सैनिक थे वो देख रहे थे, और इस घटना को देखते हुए उनके मन में भी एक जोश उबल रहा था। मंगल पांडे वहाँ से भाग गए। आगे जाके एक घुड़सवार जो ह्यूसन का दोस्त था, घुड़सवार अंग्रेज था, वो मंगल पांडे फिर बंदूक निकालते हैं और उस ह्यूसन के जो दोस्त था, उसका नाम बग था, उसको गोली मारते हैं। लेकिन गलती से वो गोली बग को न लगकर, ह्यूसन के दोस्त को न लगकर घोड़े की टांग में लग जाती है, घोड़ा गिर जाता है। उसके बाद मंगल पांडे क्या करते हैं कि उनके बंदूक में ना चाकू लगाया हुआ था। पहले दोस्तों जो पहले की जो बंदूकें थी ना, उसमें चाकू लगाया हुआ था उसके मुंह पे। उसके मंगल पांडे ने क्या किया, उसी चाकू से उससे गोद गोद कर मार डाला। तब तक बहुत सारे अंग्रेज सिपाही वहाँ पे आ गए और मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिए। दोस्तों, मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। उनके ऊपर मुकदमाएं चलाई गई, मार्शल लॉ लगाए गए और 10 दिनों तक उन्हें भूखे प्यासे नंगा जेल के अंदर रखा गया और उन्हें फांसी दे दी गई। वो फांसी का डेट था 8 अप्रैल 1857। जी हाँ दोस्तों, मंगल पांडे को जो फांसी लगी थी 8 अप्रैल 1857 को लगी थी। जब इनको फांसी देने की तैयारी की जा रही थी तो अंग्रेज के जेल में जो जल्लाद था जिसको फांसी देना था, वो बोला कि मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं मंगल पांडे को फांसी नहीं दूंगा। जल्लाद ने कहा। अंग्रेज कई सारे जल्लादों से ये बात पूछे, लेकिन किसी ने भी मंगल पांडे को फांसी देने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने कलकत्ता खबर भेजा और वहाँ से दूसरे जल्लाद को बुलाया, ज़्यादा पैसा देकर, लालच देकर, और तब जाकर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। जैसे ही मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, वैसे ही ये खबर पूरे इंडिया में आग की तरफ फैल गई, जिसका सीधा असर पड़ा मेरठ में। जैसे ही मंगल पांडे की फांसी की खबर मेरठ छावनी में पहुंची, उसके बाद वहां के सैनिकों में भी विद्रोह करने की जो भावना थी उत्पन्न होने लगी। वहां के सैनिकों ने भी 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में हमला बोल दिया। और हमला भी उसी कारण से बोला कि उन लोगों ने भी मना किया था कि मैं ये कारतूस इस्तेमाल नहीं करूंगा जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। इस पे अंग्रेज अधिकारी इन सैनिकों को, मेरठ के सैनिकों को मारने पीटने लगे। लेकिन उस समय मेरठ छावनी में भारतीय सैनिकों की संख्या ज़्यादा थी और वो अधिकारियों को मार दिए और वहाँ से बहुत सारी संख्या में निकल पड़े। रास्ते में जितने भी अंग्रेज़ों के संपत्ति पड़े, शस्त्रागार जिसमें हथियार वगैरह ये लोग रखते थे, उसको लूट लिए, उनके बंगलों को लूट लिए। लूटते ये आगे चल पड़े। क्योंकि कोई आंदोलन करने के लिए एक नेता की ज़रूरत होती है दोस्तों। यहाँ पे समूह तो था लेकिन कोई इसका नेतृत्व करने वाला नहीं था। इन लोगों ने, मेरठ के सैनिकों ने ये सोचा कि भाई हमारा नेतृत्व कौन करेगा। उस समय इनके दिमाग में एक ही बात आई, दिल्ली चले गए ये लोग 11 मई 1857 को ये लोग दिल्ली पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? दिल्ली पहुंचते हैं, लाल किला में। वहाँ पे बहादुर शाह अभी रोज़े के नमाज को अदा करने के बाद आराम फरमा रहे थे। तभी उनके दरवाजे पे हो हल्ला सुनाई दी और वे दरवाजे तक आए तो देखे यहाँ पे बहुत सारे सैनिक इकट्ठे हुए हैं। बहादुर शाह ने पूछा क्या बात है? मेरठ के सैनिकों ने बोला कि आप हमारी सेना का नेतृत्व कीजिए, आप हमारी सेना का कमान संभालिए, क्योंकि हम लोग लड़ेंगे तो हमें कोई नेतृत्व करने वाला भी चाहिए। हालांकि बहादुर शाह बूढ़े हो चुके थे, इनकी हड्डियों में खून में वो जोश नहीं थी, लेकिन इन छावनी के सैनिकों के कहने के चलते ये नेतृत्व करना स्वीकार कर लिए।
जैसे ही इन्होंने दिल्ली का नेतृत्व संभाला, अलग अलग राज्यों में सैनिकों ने आंदोलन शुरू कर दिया, विद्रोह शुरू कर दिया 1857 में, और वहाँ पे अपना अपना नेतृत्वकर्ता को उन लोगों ने ढूंढ लिया। जैसे झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से हजरत महल। दोस्तों ये जो हजरत महल है ना, ये नवाब, जो अवध के नवाब थे, उनकी पत्नी थी। दोस्तों ये हमारी छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों अगर आप बेल आइकन को दबाने के बाद एक ऑप्शन आता है ऑल का, उसको भी दबाएं, ताकि मेरी बनाई हुई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं ऐसे किसी दूसरे फैक्ट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।